हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पार्ट 3। प्रकाश का परावर्तन हमने आपको कुछ डेफिनेशन सिखाई थी इसके पहले। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता, परावर्तन के नियम बताए थे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ हमने आपको डेफिनेशन सिखाई थी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके अलावा हमने आपको ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसे आप मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन हम सिखा चुके। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष प्राप्त होता है। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना सिखा रहे हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम आज आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सिखा रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका नियम आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस प्रकाश का परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो पढ़ाने जा रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। देखिए, आप 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब तक हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे एक वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से रट लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण में हम आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम सिखा रहे हैं। इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए। नंबर 1, अवतल दर्पण में देखिए, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। और हमने आपको बताया था
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है लाइन, आपने बोला था मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। देखिए सूत्र नंबर एक का है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जो भी किरण अवतल दर्पण में जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, सूत्र नंबर 1 हो गया, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अवतल दर्पण में जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण चलेगी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। नंबर 2, देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। देखिए आप दर्पण के किसी भी बिंदु से, यदि आप दर्पण के बिंदु M से आप वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो इसका नाम अभिलंब होगा, ये अभिलंब है, ध्यान रखना। ये आपाती किरण है, ये आपाती किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आप दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो अभिलंब कहलाएगा। देखिए ये है P, ये हो गया आपका C, आप ये अभिलंब है। आप दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो इसे आप अभिलंब कहेंगे। दर्पण के किसी भी बिंदु, देखिए दर्पण के किसी बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो अभिलंब कहलाएगा। एक मिनट देखिए, नंबर 2, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में, देखिए थोड़ा सा चित्र से हम समझाएं आपको, ये P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये हमने अंदाज से बना दिया है। देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ये गई एक किरण वक्रता केंद्र से चली तो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। क्यों लौट आएगी? आपको पता है कि वक्रता केंद्र से यदि हम आप दर्पण के किसी बिंदु को मिलाते हैं, वक्रता केंद्र से यदि हम दर्पण पर स्थित किसी, तो उसका नाम अभिलंब होता है। इसका मतलब ये किरण कैसे जा रही है, ये किरण कैसे जा रही है, अभिलंबवत जा रही है। आपको पता है यदि कोई किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरे, यदि कोई किरण दर्पण के अभिलंब के अनुदिश चले तो उसी मार्ग में वापस लौटती है। आपने पढ़ा था ना समतल दर्पण में, तो वही है कि चूंकि जब वक्रता केंद्र से जा रही है ना ये किरण, तो ये दर्पण पर अभिलंबवत गिर रही है, इसलिए परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में ये वापस लौट आती है। आपको इतनी गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल इतना पहला फॉर्मूला है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, हमने ये बोला कि आप दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो वो अभिलंब कहलाएगा। देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में, देखिए ये वक्रता केंद्र से जा रही तो दर्पण से टकराई तो ये अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। क्यों लौट आती है? हमने अभी आपको कारण बताया कि जो भी किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो दर्पण के किसी बिंदु टकराती है तो अभिलंब टकराएगी वो। ठीक है, क्योंकि आपतित किरण परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। नंबर 3 है मुख्य फोकस से जाने वाली किरण। यहाँ देखिए तीसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे ये P है, ये C है, ये F है।
देखिए, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण यहाँ देखिए, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाती है। देखिए सूत्र नंबर 1, मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, इसको हटा दीजिए। पहला फॉर्मूला है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। फॉर्मूला नंबर 2, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है। नंबर 3, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक और नियम है कि यदि ये P है, ये C है, F है, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है तो जितने कोण पर ये आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होकर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, आपतित किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाएगी। दर्पण के ध्रुव से यहाँ देखिए कोई किरण तिर्यक टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण पर परावर्तित होती है जितने कोण पर वह आपतित हुई थी। यानी ये वाला कोण, ये आपाती किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है। 3 सूत्र आपको याद करना है। पहला फॉर्मूला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से जाएगी। आप रट लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। नंबर 2, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट आती है। नंबर 3, फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आप फॉर्मूले उतार लीजिए। देखिए ये नियम नंबर 1 का चित्र है, ये नियम नंबर 2 का चित्र है, ये नियम नंबर 3 का चित्र है। ये 3 नियम हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आप उतारिए, फेयर कॉपी पे भी आप उतारते जाइए, फेयर नोट्स आप बनाते जाइए, हम आपके नोट्स देखेंगे। उतारिए ये। देखिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण हो रहा। अभी आपने फॉर्मूले सीखे थे। अब तो आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए आप अवतल दर्पण की, हमने बोला ना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना कि एक ऐसी लाइन खींच लेना, आप लंबी लाइन खींच लेना। अब कहीं पे भी आप परकाल में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेना। परकाल में कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे परकाल की नोक रखना, यहाँ पे परकाल की नोक रखना और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऐसा एक इतना लगाना कि ये आधा ऊपर रहे आधा नीचे रहे। क्या करेंगे, पहले एक आप लाइन खींच लेंगे, फिर उसमें एक बिंदु सी ले लेंगे इस लाइन पे
और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक ऐसा चाप लगा लेंगे। लगा लिया तो ये आ गया आपका P, ध्रुव आ गया, पोल। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस के मध्य में F ले लेंगे। ध्रुव और फोकस के मध्य में आप क्या ले लेंगे, F ले लेंगे, क्योंकि जो फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होता है, मिड पॉइंट होता है। उसने ये कहा यदि कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, देखिए ये है ध्रुव और ये है फोकस, यहां कहीं वस्तु रखी है, ये रखी है। लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, फॉर्मूला लगा दिया क्या? अब आपने अभी 3 फॉर्मूले सीखे। पहला फॉर्मूला क्या था आपका कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर, ध्यान रखना हमेशा किरण चलेगी सिर से। देखिए ये वस्तु का सिर है, ये वस्तु के पैर हैं, ये वस्तु का सिर है, ये वस्तु के पैर है, हमेशा किरण चलेगी सिर से। सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला फॉर्मूला लग गया। नंबर 2, वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण। देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये सिर को मिलाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। देखिए जो परावर्तित किरणें हैं, आप देखिए परावर्तित किरणें, देखिए ये किरण आपतित किरण है और देखिए ये परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यही आपतित है, यही परावर्तित है। देखिए परावर्तित किरणें है ना, परावर्तित किरणें इस तरफ चौड़ी हो रही हैं, देखिए इस तरफ सक्रिय हो रही है, यानी जो परावर्तित किरणों की जो मिलने की संभावना है वो इस तरफ नहीं है। देखिए इस तरफ तो वो चौड़ी हो गई, हो रही ना, इस तरफ पतली हो रही है, देखिए तो सिकुड़ रही है। तो परावर्तित किरणों के मिलने की संभावना इस तरफ है, ये जहां परावर्तित किरणें, अगर परावर्तित किरणें दर्पण के इस तरफ मिलें तो आभासी प्रतिबिंब होगा। ये जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं वो प्रतिबिंब का सिर होता है और पैर हमेशा मुख्य अक्ष पर होते हैं। ये सिर है, ये प्रतिबिंब का सिर है, ये प्रतिबिंब के पैर हैं। बताइए ये आभासी है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है? फिर समझ लीजिए, यदि कोई वस्तु, क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले, आपको फॉर्मूले याद हैं, सबसे पहले आप एक लाइन खींचना, फिर यहाँ पर परकाल की नोक रखना, सी पे 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर आप ऐसा चाप लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका P, इसका मिड पॉइंट, PC का मिड पॉइंट F हो जाएगा। अब आप वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख दीजिए, ये रख दीजिए हमने ध्रुव और फोकस के बीच में, और पहला फॉर्मूला लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर सिर से, ये सिर है वस्तु का, ये पैर है, पैर हमेशा मुख्य अक्ष पर होते हैं। सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला सूत्र लगा दिया, सिर से मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष है, के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। नंबर 2,
वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र और सिर से जाने वाली किरण। ध्यान रखना, जो भी किरण जाएगी उस सिर से तो जाएगी। अभी आप बोलते थे ना वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, तो वक्रता केंद्र और सिर से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आई। देखिए ये परावर्तित किरण है और देखिए ये परावर्तित किरण है। बताइए परावर्तित किरणों को किस तरफ मिलने की संभावना है? देखिए परावर्तित किरणें यहाँ इस तरफ तो चौड़ी हो रही, तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं। परावर्तित किरणों को यदि हम पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये यहाँ मिल रही हैं। देखिए दर्पण के इस तरफ मिल रही हैं। यदि परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे मिलें तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब है, जहाँ परावर्तित किरणें मिलें वो सिर होता है और मुख्य अक्ष पर पैर होते हैं। यहाँ देखिए वस्तु का सिर ऊपर है, पैर नीचे है, प्रतिबिंब का भी सिर ऊपर है और पैर नीचे है। इसका मतलब देखिए आपका प्रतिबिंब आप क्या कह रहे हैं, ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। आप बता सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा बना कि नहीं बना? और चूंकि दर्पण के पीछे बना इसलिए आभासी भी बना। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं। अगर प्रतिबिंब इस तरफ, जहाँ पर परावर्तित किरणें लौटती हुई, परावर्तित किरणें लौटती हुई, जो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलने की संभावना हो वहाँ पे सिर होगा। देखिए परावर्तित किरणें इस तरफ तो चौड़ी हो रही, परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाने मिल रही, तो मुख्य अक्ष के दर्पण के पीछे मिल रही, जहाँ मिल रही हैं वो सिर है, मुख्य अक्ष पे पैर होते हैं। देखिए सीधा प्रतिबिंब है कि नहीं है, बड़ा है प्रतिबिंब, कैसा बड़ा है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा, आभासी है कि नहीं है, आभासी हो गया। ये आपकी कंडीशन हो गई। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, यदि कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आपने कह दिया आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा। देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है इसका, ठीक है। अब ये आप स्थिति उतार लीजिए। आपको ये बनाने का तरीका है, हमने बोला ये लाइन खींच लिए, यहाँ से 6 सेंटीमीटर ये करिए, फिर यहाँ पी लीजिए, इसके ये मिड में एफ आ जाएगा, यहाँ कहीं आप वस्तु रख लीजिए। ध्यान रखना केवल एक ही स्थिति में अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति आपकी आ गई। पहली स्थिति है कि यदि कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। अब दूसरी केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। देखिए आप पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर आपको ये स्थितियां समझ में नहीं आई तो आपका पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। अवतल दर्पण से केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। बाकी किसी भी स्थिति में, यहाँ ध्रुव से फोकस के बीच में आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए, ध्रुव से फोकस के बीच में आप कहीं वस्तु को रख लीजिए, इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। यदि आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे, देखिए फोकस केवल एक स्थिति में आभासी बनता है। अगर आप वस्तु को, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर मान लो वस्तु को आप फोकस पर रख देंगे तो हमने क्या बोला, वास्तविक बनेगा। यदि आप वस्तु को फोकस पर रख देंगे, ये दूसरी कंडीशन में हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, तीसरी कंडीशन में हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, चौथी कंडीशन में हम वक्रता केंद्र में रखेंगे, पांचवी कंडीशन में वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे, छठवीं कंडीशन में हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे। ध्यान रखना पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच में। दूसरी कंडीशन में कहाँ रखा जाता है? फोकस पे। तीसरी कंडीशन में कहाँ रखा जाएगा? सी और एफ के बीच में। तो पहले आप पहली कंडीशन हो गई, ये उतार लीजिए और घर से फेयर आर्ट पेपर पे ये फेयर बना के लाएंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा अवतल, आप लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में 6 स्थितियां होती हैं वस्तु की पोजीशन की।
देखिए क्या करेंगे आप, पहले तो आप ये लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे आप परकाल की नोक रखेंगे, जहाँ परकाल की नोक रखी सी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसा आप चाप लगा देंगे, ये P हो जाएगा, इसके मध्य में F होगा, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर F होगा। अभी आपने देखा कि बस केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब हम नहीं बनाते हैं, हम ये देखते हैं, हम फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ मिल रही, दर्पण के इस तरफ मिल रही कि दर्पण के इस तरफ मिल रही। यदि परावर्तित किरणें दर्पण के इस तरफ मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि परावर्तित किरणें दर्पण के इस तरफ मिलती हैं तो प्रतिबिंब आभासी होगा। जहाँ परावर्तित किरणें मिलती हैं वहाँ वस्तु का सिर होता है, मुख्य अक्ष पे पैर होते हैं। ठीक, केवल एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। यदि वस्तु P और F के बीच में रखी होगी तो परावर्तित किरणें इसी तरफ मिलेंगी, बाकी हर कंडीशन में परावर्तित किरणें इस तरफ मिलती हैं। ऐसा करिए, पहले आप थर्ड कंडीशन पढ़िए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। देखिए, वस्तु फोकस और वक्रता के यहां रखिए, ये रखिए, लो ये रख दिया आपने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख दिया। फॉर्मूले लगाइए, आप कोई भी 2 फॉर्मूले लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। नंबर 2 फॉर्मूला, वक्रता केंद्र को, देखिए हमने आपसे बोला था मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है, आपने फॉर्मूला सीखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नंबर 2, वक्रता केंद्र से सिर को मिलाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से सिर को मिलाने वाली किरण, वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए उसी मार्ग में वापस लौट आई, ये लौट आई। देखिए अब देखिए, ये भी परावर्तित किरण ये लौट रही है, देखिए ये लौट रही है, ये परावर्तित किरण लौट रही है, ये परावर्तित किरण है। देखिए ये भी परावर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष है। जहां परावर्तित किरण मिले, देखिए अब बताइए, ये परावर्तित किरण है कि नहीं, और ये परावर्तित, ये इस तरफ तो मिल नहीं रही है। बताइए परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण, बताइए परावर्तित किरण इस तरफ तो चौड़ी हो रही, इस तरफ आगे सक्रिय हो रही, यानी परावर्तित किरण इस तरफ मिलेंगी। हम नहीं कर पाएंगे, आप तो फॉर्मूला लगाइए। ये तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमने वस्तु को P और F के बीच में रखा था, पहली कंडीशन में हमने वस्तु को P और F के बीच में रखा था। दूसरी कंडीशन हमने वस्तु को F पर रखना था, लेकिन हमने नहीं रखा। हमने पहले तीसरी कंडीशन में वस्तु को हमने C और F के बीच में रख दिया जाए। सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, C और F के बीच में कहीं भी रख दीजिए। नंबर 2, वक्रता केंद्र से सिर को मिलाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। देखिए ये परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण ये मिल गई। जहाँ परावर्तित किरणें मिले वहाँ सिर होता है वस्तु का, प्रतिबिंब का, और मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, पैर होगा। देखिए ये पैर है। अब बताइए, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। देखिए प्रतिबिंब उल्टा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है, वास्तविक है। कैसे पता? बताइए परावर्तित किरणें किस तरफ मिल रही हैं? दर्पण के सामने मिल रही हैं। यदि परावर्तित किरणें दर्पण के सामने मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ही होता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे उल्टे होते हैं, जो आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं।
अब आप उत्तर लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, बताइए यदि कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कहेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वास्तविक है, क्योंकि दर्पण के इस तरफ जो परावर्तित किरणें हैं वो दर्पण के इस तरफ मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पे परावर्तित किरणें काटती हैं वो प्रतिबिंब का सिर होता है। यहाँ से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए तो ये पैर हो गए, ये सिर है, ये पैर है, तो उल्टा प्रतिबिंब है कि नहीं है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। देखिए बड़ा है प्रतिबिंब कि नहीं है? तो आप कह सकते कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा, वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा। आपने अभी पहली कंडीशन में आपने देखिए पहला बनाया था, ये P था, ये C था, F था, आपने वस्तु को यहाँ रख दिया था, तो आपने पहला सूत्र लगाया था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, वक्रता केंद्र और सिर को मिलाने वाली किरण अपने मार्ग में वापस लौट आई। बताइए देखिए परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण देखिए यहाँ पे ये चौड़ी हो रही, तो यहाँ पे मिलने की संभावना तो है नहीं है, तो आप इनको पीछे बढ़ाएंगे आप तो यहाँ मिलेंगी। तो आपने देखा होगा जहाँ परावर्तित किरणें मिलती हैं वो सिर होता है और मुख्य अक्ष पे पैर होते हैं। लंब डाल दिया आपने, क्योंकि ये दर्पण के इस तरफ मिल रही हैं इसलिए आभासी होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा। सबसे पहले आप जो रूल हैं, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के हमने 3 रूल सिखाए हैं आपको, उन पे आप गौर करिए। ये अगर आप ये चीज़ समझ में आ गई है, आप ये समझ लीजिए कि यही सब कुछ है। आपको अगर ये ऐसी 6 कंडीशन है, अभी तो अब 2 ही हुई, आप इनको 8 पेपर पे बना के दिखाएंगे, 8 पेपर पे बनाएंगे, 8 पेपर पे बना के इनको रख लीजिए और ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अवतल, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कहेंगे बड़ा बनेगा। देखिए बड़ा है कि नहीं है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं है? प्रतिबिंब उल्टा है कि नहीं है? प्रतिबिंब वास्तविक है कि नहीं है? क्योंकि दर्पण के इस तरफ बने प्रतिबिंब तो वास्तविक, और दर्पण के इस तरफ बने तो आभासी। हमारी नहीं चलना, हमें तो पता है परावर्तित किरणें देखना हमें। देखिए ये परावर्तित किरण जा रही, देखिए ये परावर्तित किरण जा रही, परावर्तित किरणें इस तरफ मिल रही, जहाँ मिलेंगी देखिए परावर्तित किरणें इस तरफ मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ मिलती हैं परावर्तित किरणें वो सिर होता है। यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए, पैर होगा, ये सिर है, ये पैर है। उल्टा है कि नहीं है प्रतिबिंब? बड़ा है कि नहीं है? और वास्तविक है कि नहीं है? इस तरफ बनना तो वास्तविक है कि नहीं है? आंसर हो गया। उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आंसर हो गया। ये आप घर से फिर से पेपर बना के लाएंगे, उतारिए चित्र। देखिए चौथी कंडीशन आ गई है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। क्या करेंगे आप? पहले लाइन खींचेंगे फेयर चित्र बनाने के लिए, फिर आप इस पर एक पॉइंट ले लेंगे C। अब आप परकाल में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये आप ऐसा कर्व बना लेंगे, चाप लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका P, इसके मिड पॉइंट हो जाएगा आपका F, और वस्तु को रख दिया आपने वक्रता केंद्र पर। तो आप पहला फॉर्मूला लगाइए, मुख सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला ये लगाइए कि फोकस से, चूंकि यहां पे वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे वक्रता केंद्र से। बताइए वक्रता केंद्र से सिर को मिलाने वाली किरण तो ऊपर निकल जाएगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि वक्रता केंद्र से सिर को मिलाने वाली किरण, ये नहीं लगाएंगे। तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला पता है क्या है? तीसरे नंबर वाला फॉर्मूला था, ये P है,
ये सी है, ये एफ है। फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये किरण फोकस से जा रही है, गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये किरण देखिए ये सी, ये पता कहाँ मिलेगी? इस वस्तु के ठीक नीचे मिलेगी। आप फेर बनाना आपका आएगा। बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर, सिर से मुख्य अक्ष से फोकस से गई, और फोकस से जाने वाली किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, ये भी, यह परावर्तित किरण यहाँ मिली तो यहाँ पे वस्तु का सिर होगा। और मुख्य अक्ष पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी पर ही परपेंडिकुलर आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए चूंकि इस तरफ मिल रही ना, देखिए ये परावर्तित किरण, देखिए ये परावर्तित किरण यहाँ मिल रही। हमने बोला ना केवल एक कंडीशन में, जब वस्तु P और F के बीच में रखी होती है ना, यहाँ कहीं रखी होती है, तब किरणें यहाँ मिलती हैं, परावर्तित किरणें। बाकी हर कंडीशन में जो परावर्तित किरणें इसी तरह मिलती हैं। अर्थात हर स्थिति में एक स्थिति छोड़कर, P और F के बीच वाली स्थिति को छोड़कर हर स्थिति में परावर्तित किरणें यहाँ मिलेंगी और उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से गई और फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये है, बताइए, परावर्तित किरणें यहाँ मिलनी तो सिर हो गया, मुख्य अक्ष पे पैर हो गया। यहाँ से आप लंब डालेंगे तो सी यहीं पर गिरेगा। जो आप यहाँ से लंब डालेंगे तो सी पर ही आना चाहिए। ध्यान रखना, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर आती है, नाप लेना। ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। इसका मतलब ये कहलाया कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कर लेंगे ना? आप क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कर लेंगे? आप लोग ये 3 स्थितियां भी बना के लाइए। 3 स्थितियां पहले आप बनाइए, आप इनको होमवर्क करिए, बना के दिखाइए, फिर हम आगे 3 स्थितियां और बताएंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप अच्छी तरह से ये नियम वगैरह लिखिए, फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। आप ऐसा ना कि पन्ने पे फेंकते जाएं, हमें फेयर कॉपी देखना है आपकी। अब जितना हमने आपको लिखवाया है फेयर कॉपी हमें चाहिए है, समझ में आई ना? उतार लीजिए। अगला पार्ट आपको, अगले जो स्थितियां हैं पार्ट नंबर 4 में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।